हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि इसमें आज के लेक्चर में आप ये देखेंगे कि मात्रक और मापन में जो भी टॉपिक होते हैं वो किस प्रकार से आपका मतलब यहाँ पर एक एक कड़ी के रूप में बताया जाएगा। हालांकि थोड़ी सी चर्चा ये भी है कि आपसे ये भी उम्मीद करते हैं जो पहला वीडियो बनाया गया, पहला लेक्चर लिया गया है, हालांकि वह जो लेक्चर है वह किसी हेडिंग पर आधारित नहीं है। वह जो हेडिंग है, लेक्चर लिया गया है, वह जो आपका है केवल और केवल इस बात पर आधारित है कि आपको फिजिक्स बनाने के लिए किन किन टॉपिकों, किन किन नियमों और किन किन तरीकों, सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी उन सभी को आपने ध्यान से पढ़ा है तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे कि इस फिजिक्स को बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता है, फिजिक्स आसान ही विषय है। लेकिन ये केवल आप कह करके ही नहीं, बशर्ते उसके साथ में आपको लग करके कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें आज की स्टडी को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले जिस वीडियो को हमने बनाया था आपके लिए कि वह जो है फिजिक्स किस प्रकार से आसान बनाया जाए, कैसे उसे समझा जाए, तो उन सभी जितने भी टॉपिक को लिखाए थे उसे आप अपने कॉपी के सबसे पहले वाले पन्ने पर ही लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे भी तर्क ये है कि जब भी आप पन्ने को ये पहले वाले पेज या पहले वाले पन्ने पर ही जब आप पूरे नियमों को लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कॉपी को खोलेंगे तो ऐसी स्थिति में पहला पेज तो सामने आएगा। आपके सामने जब आएगा कोई नियम आप भूल चुके हैं या फिर आपके पढ़ने का जो क्रम है वो टूट गया है, दोबारा से आप यदि अपने सामने से गुजरता हुआ पाएंगे, यदि आप उसको पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि हमें ये नहीं इस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपके लिए एक फायदेमंद भी होगा। अब आज की कड़ी यहाँ पर भौतिक विज्ञान की जो ये चलेगी, इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विज्ञान क्या चीज़ है। विज्ञान जो है इसे अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। साइंस जो है यह आपका जो है एक भाषा का शब्द है और वह भाषा जो है वो कहलाता है लैटिन। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो विज्ञान अर्थात साइंस है वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। जब ये लैटिन भाषा का शब्द है तो इसे लैटिन भाषा में कुछ नाम दिया गया होगा और लैटिन भाषा में जो नाम दिया गया है वह नाम है सिंटिया का। अर्थात साइंस को लैटिन भाषा में सिंटिया कहा जाता है और सिंटिया का मतलब होता है जानना, अर्थात किसी भी चीज के बारे में जानकारी करना, उसके बारे में गहनता से अध्ययन करना, नए नए चीजों को खोजना, नए नए दिमाग में जो है ऑब्जर्वेशन या फिर आप जान लीजिए कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन सभी के बारे में ही खोज करना, नई नई तरीकों से सोच को विकसित करना ही विज्ञान कहलाता है। तो स्थिति आप देखेंगे पहले यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा को लिखने के लिए कहा गया है कि कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को एकदम से सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से यदि आप क्रम के अनुसार में ज्ञान को अर्जित करते हैं तो ऐसा जो ज्ञान कहलाएगा वह विज्ञान की श्रेणी में आता है। और ये परिभाषा आप या फिर ये तरीका जो है आप पहले से पढ़ भी चुके होंगे। तो आप ये यहाँ पर क्लियर करिए कि जो ये विज्ञान है उसे अंग्रेजी में साइंस कहेंगे। साइंस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में इसे सिंटिया कहा जाता है और इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात जो मानव है उसकी जिज्ञासा ये रहती है अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी वस्तुओं को देखता है वस्तुओं को, तो उन सभी के बारे में जानकारी की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार विज्ञान भी वही कहता है कि आप नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए, नई चीज़ें
जो किसी व्यक्ति ने बनाई नहीं है, उस वस्तु को आप बना करके दिखाइए, आप तुरंत ही समझ लीजिए कि विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, अर्थात आप वैज्ञानिक बनने की दिशा में अग्रसर हैं। तो अब आप यहाँ पर एक एक हेडिंग को देखते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने विज्ञान के बारे में बता दिया। अब विज्ञान की शाखाएं कई बटी हैं और उसी कड़ी में आएगा आपका भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि भौतिकी क्या है। यदि आपसे ये पूछा किसी ने तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर देना पड़ेगा आखिर भौतिकी क्या है। मान लीजिए कहीं पर आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपसे पूछा भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि हम भौतिकी पढ़ रहे हैं, वो पूछ सकता है आपसे तुरंत ही बताइए भौतिकी है क्या। तो आपको भौतिकी उन्हें बताने के लिए ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। अब उन्हें आपको समझाना पड़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानने वाला है, जानकार है पहले से, वो भी आपकी जांच पड़ताल परख के लिए आपसे तुरंत ही पूछ लेगा। अगर भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आपको भौतिकी क्या है ये जानकारी है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले भौतिकी क्या है, फिर उसके बाद में दो दो परिभाषाएं आपको यहाँ बताएंगे। इसके कड़ी में फिर आगे जो आपका स्थिति है फिर आपका धीरे धीरे मात्रक मापन की ओर बढ़ लेंगे। चलिए तो आप पहले हेडिंग को डालिए। सबसे पहले आप हेडिंग को डालिए कि भौतिकी क्या है। हाँ, ये चीज आपको जो बताए हैं इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या चीज, तो कहीं आप भूल ना जाए, इसीलिए आपके लिए हम लिख दे रहे हैं सबसे पहले विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें लिख दे रहा है इसीलिए कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग है। चलिए, विज्ञान का युग है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया सिंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना, अर्थात टू नो। अब ये आपका विज्ञान के बारे में हो गया। हो सकता हो आपको जानकारी ये ना रही हो पहले से, हालांकि जो भी विद्यार्थी इसको जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप ये जानते ही हैं कि आज का युग विज्ञान का युग चल रहा है। जो विज्ञान है उसे अंग्रेजी में साइंस कहा गया। साइंस लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा का शब्द जो है वो सिंटिया से ये आया है और सिंटिया का अर्थ होता है जानना। और यहीं से विज्ञान की परिभाषा भी निकलती है कि जो भी मानव है वह अपने चारों ओर जो भी प्रकृति ये पाई गई है इसमें होने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है और वही जानने का तरीका ही वो विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद में ये विज्ञान के बारे में हुआ। अब आप हेडिंग को डालें भौतिकी क्या है। हेडिंग हो जाएगा भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, एक क्वेश्चन भी है आपसे और ये हेडिंग भी है। तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। जो ये फिजिक्स है यह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया और जो फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति।
अर्थात जो ये प्रकृति हमारी है, यह भी आपका जो ये जितनी घटनाएं हो जा रही हैं प्राकृतिक की, अर्थात आप देखेंगे इंद्रधनुष का बनना, सूर्योदय सूर्यास्त का होना, इसके बाद में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ये सभी इसी प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये फिजिक्स है, सॉरी ये भौतिकी है, इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाएगा। और इसी के साथ में जो फिजिक्स ये है, यह एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात भौतिकी विज्ञान यहीं से बन रही परिभाषा आगे कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा होगी जिसमें हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का जितना भी इसमें होती हैं उन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। आखिर उन घटनाओं के होने का कारण क्या है, चलिए ये भी आपके लिए नई चीज होंगी, इसे भी आप जान लीजिए। यहां लिखेंगे भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। ये लाइन तो आपके लिए नई नहीं है, ये पुरानी ही है। फिजिक्स कहते हैं, लेकिन आगे का हो सकता हो आपके लिए नया मिले। फिजिक्स कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस FUSIS फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रकृति। चलिए इसका अर्थ बता दिया गया। ये अर्थ प्रकृति होने के कारण ही पहले के समय में जो ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है, इसे भौतिक विज्ञान नाम से नहीं बुलाया, मतलब पता चलता था ये भौतिकी है, या फिर उसको कोई भी जानता नहीं था, वो सीधे कहता था यह क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो इसी कारण आप यहाँ लिख सकते हैं, इसे प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे, इसी कारण इसे प्राकृतिक विज्ञान अभी भी जाना जाता है। ऐसा प्राकृतिक विज्ञान के रूप में या प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसके बाद में भौतिक विज्ञान की परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ हेडिंग अलग से डाल दिया जाए या फिर सीधे यहाँ डबल इंटरेट कामा में लिख लिया जाएगा। अब आप ये जानिए कि भौतिक विज्ञान जो है यह ऐसा विज्ञान होगा जिसमें हम लोग इस प्रकृति अथवा प्राकृतिक जो घटनाएं हो रही हैं इन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक में होने वाली सभी घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, वही विज्ञान की शाखा ही भौतिक विज्ञान कहलाएगी। तो यहाँ पर ये परिभाषा बनाएंगे कि विज्ञान की वह शाखा यदि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो क्लास से स्लो हैं तो आप वीडियो को जो है 2 एंड फास्ट मोड पर कर सकते हैं। चलिए, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत प्रकृति
प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक मतलब उसके पीछे का कारण जान करके आखिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं, चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद में एक परिभाषा और इसी की आपको जाननी है। चलिए दूसरी परिभाषा यहीं पर हम लोग जानेंगे। दूसरी परिभाषा में आपको ये जानना है कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई गई हैं उन सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता होगा, और जब उनके पास में द्रव्यमान पाया गया है और उसी द्रव्यमान के कारण ही उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा पाई जाती है, तो जो द्रव्यमान है उसे ऊर्जा में बदला जाता था, रूपांतरित किया जाता है, और जो ऊर्जा होती है द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक को दूसरे में रूपांतरित कर लिया जाता है। तो यही घटना या फिर ये रूपांतरण का जो ये प्रक्रिया है वह किस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, वह विज्ञान कहलाएगा भौतिक विज्ञान। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा होगी जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर ऊर्जा होगी, जो भी यहाँ पर द्रव्य होंगे, क्योंकि ऊर्जा तभी पाई जाएगी जब उसमें द्रव्यमान पाया जाएगा, ऐसा आइंस्टीन के नियम के अनुसार है, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र दिया है E बराबर mc² का। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ उसको बता दिया जाए। तो जो सूत्र उन्होंने दिया E बराबर mc² का, इसमें E आपका जो है एनर्जी है, एनर्जी अर्थात ये ऊर्जा को बताता है, m आपका मास है, ये मास आपका द्रव्यमान को बताता है, और इसी के साथ में C जो है यह प्रकाश की चाल को बताता है। तो आप ये जान चुके होंगे पहले ही पिछली कक्षाओं में कि जो प्रकाश की चाल होती है वह फिक्स रहती है, सूर्य के प्रकाश की चाल। तो ऐसी स्थिति में इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जब यहाँ पर C का मान पहले से फिक्स है और यदि हमें किसी भी वस्तु की ऊर्जा निकालनी है तो हम डिपेंड रहेंगे m के मान पर। यदि m का मान कम मिलेगा तो ऊर्जा कम मिलेगी, और यदि m का मान ज़्यादा मिलेगा तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे ही यदि हमें द्रव्यमान निकालना हो तो C पहले से नियत है, अर्थात इसका मान बदलेगा नहीं, और यहाँ आप E को देखेंगे तो E के मान पर m निर्भर हो जाएगा। इसका मतलब सीधे आप ये कह सकते हैं द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाए, मतलब दोनों रूपों में द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा। और इसके लिए आप सूत्र यहाँ पर ला सकते हैं एक और द्रव्यमान के लिए, m बराबर हो जाएगा यहाँ पर E/c²। तो यहाँ द्रव्यमान रहेगा तो ये ऊर्जा में बदलेगा, यहाँ पर ऊर्जा रहेगी तो द्रव्यमान में बदल जाएगा। ये आइंस्टीन के द्वारा पता चला था। तो इसी आधार पर हम एक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा बना सकते हैं कि विज्ञान की शाखा जो होगी उसमें यदि कहीं जो ऊर्जा है और द्रव्यमान है उसका आपस में रूपांतरण कराया गया, अर्थात वो उनमें अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं। अन्योन्य का मतलब है जैसे आप म्यूचुअल कहते हैं, म्यूचुअल को कहा जाता है अन्योन्य क्रियाएं। और म्यूचुअल का मतलब जैसे आप म्यूचुअल फ्रेंड की बात करते हैं तो एक का रिलेशन दूसरे से और दूसरे का पहले वाले से, ये आपस में क्या होता है, म्यूचुअल कहलाएगा। तो अन्योन्य क्रियाएं दोनों में होती हैं, और इसी रूपांतरण का अध्ययन जिस शाखा में हम लोग करते हैं वही शाखा जो है वो कहलाएगा भौतिकी विज्ञान। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको हटा दिया जा रहा है।
चलिए दूसरी परिभाषा यहां पे बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा कामा द्रव्यमान, ऊर्जा कामा द्रव्यमान एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं, उनकी अन्योन्य क्रियाओं, चलिए इसमें अन्योन्य क्रियाओं नहीं है, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए भौतिक विज्ञान की आपके लिए यहाँ पर दो परिभाषाएं बना दी गई हैं। अब इसके बाद में ये तो पता चल गया कि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है और वो लैटिन का है, ग्रीक का है, ये क्लियर हो गया। ऐसे भौतिकी को भी बता दिए, विज्ञान भी हो गया, विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान में दो परिभाषाएं भी बना दी गई। तो ये आपका जो है इतना टॉपिक अभी हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों को जाननी है भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो आप पहले उसे समझ लीजिए। भौतिक राशियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे राशियां जो भी ऐसी स्थिति में रहें कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से आप माप सकें, चाहे प्रत्यक्ष माप सकें या फिर अप्रत्यक्ष माप सकें, और मानने के समय में उन्हें आप एक संख्या के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकें। जैसे समय का मापन आपको करना है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, मान लो 2 घंटे लग गया, तो यहाँ पर 2 जो घंटे की बात हो रही है, 2 एक संख्या को बता रहा है, इसका मतलब है समय ये जो आएगा वह आपका भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस कारण आप ये जाने रहें कि भौतिक राशियां वही राशियां होंगी जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जिन्हें संख्या के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता। यदि कहीं संख्या आप नहीं दे रहे हैं उन्हें, इसका मतलब है वो भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। अब आप एग्जाम्पल को ले लें, जैसे अभी कोई भी वजन की वस्तु रख दी जाए ऐसे, और आपसे कहा जाए इसे उठाइए, तो किसी भी भारी वजन को उठाने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में बल लगाना पड़ेगा। तो आप जो बल लगा रहे हैं उस वस्तु को उठाने के लिए 20 न्यूटन, 50 न्यूटन जो भी आप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि 50 न्यूटन के बराबर आप लगाएं, तो 50 जो है इस संख्या को बता दिया। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि आप जो है अपने घर से विद्यालय कितनी दूरी पर जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो प्रत्येक बच्चा ये बताएगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मतलब जिनकी भी जो दूरी रहेगी, अर्थात उसके लिए भी वो एक संख्या को बता रहे हैं। और यही ये भौतिक राशि कहेगा भी या कहता भी है कि ऐसी राशियां होनी चाहिए जिन्हें चाहे प्रत्यक्ष मापिए या अप्रत्यक्ष, लेकिन उन्हें संख्या आप जरूर दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भौतिक राशि कहेंगे। लेकिन ये भी आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा, तो जब इनको हम भौतिक राशि कह रहे हैं तो कौन ऐसा होगा जिन्हें भौतिक राशि नहीं कहेंगे? आप ये जानिए जिन्हें संख्या नहीं दे पाएंगे। अब आपके मन में ख्याल आया आखिर कौन सा ऐसा है? अब ये कहें कि बोर्ड की लंबाई कितनी है, इसे भी माप लेंगे, संख्या देंगे 2 मीटर, 4 मीटर जो भी रहेगा, है ना। यहाँ पर मार्कर कितने हैं ये भी कह दिया जाएगा, 2 हैं, तो ये भी आप संख्या दे लिए। कितनी लाइनें लिखी गई हैं ये भी आप गिन लेंगे। तो
तो इसके अंतर्गत आप उनको कहिए जिनको आप माप नहीं पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति कहता है या फिर एक पिता कहे एक बच्चे से कि हम अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं। अब इतना का मतलब है कितना, और कितना शब्द ये बता रहा कि आप गिन करके बताइए, तो आप उसे गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से घृणा, घृणा भी एक शब्द ऐसा है। या फिर उत्साह हो गया, कोई व्यक्ति किसी भी जैसे खेल के मैदान में या कोई विद्यार्थी अपने रिजल्ट के इंतजार में है और वह अच्छे तरीके से खेल के मैदान में जीत ले और रिजल्ट भी उसका खूब अच्छा आ जाए, ऐसी स्थिति में वह उत्साह से एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन आप उससे पूछें कि आप कितना खुश हैं, तो वो ये इस चीज़ का आकलन नहीं कर पाएंगे। 2 खुश हैं, 4 खुश हैं, 100 खुश हैं, तो वो कहेंगे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ये शब्द है, संख्या नहीं है। अर्थात घृणा, प्रेम, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के मन की भावों के द्वारा निकलती हैं। तो इन सभी को भौतिक राशियों में हम लोग नहीं रखेंगे, अर्थात ये भौतिक राशियों को प्रदर्शित नहीं करती हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए पहले कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो हेडिंग पहले आपका हो जाएगा भौतिक राशियाँ। चलिए, हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 परिभाषाएं हो गई हैं। इनमें से आप किसी भी को यदि एग्जाम में आता है एक ले देंगे, काम आपका चल जाएगा। एक हर हाल में आपको याद करना है। चलिए, तो हेडिंग आप डाल लें भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, चलिए इनकी परिभाषा लिख दिया जाए। चलिए, परिभाषा आपको क्या बताए हैं, आप चीजें समझ पाए होंगे कि जिनको या फिर भौतिकी में पाई जाने वाली जो भी राशियां हैं, इनका संबंध भी एक मान लीजिए भौतिकी परिघटना से भी हो जाए। परिघटना मतलब जैसे समय का है, कितना बजा, इस काम को करने में कितना घंटे का समय लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा, ये सभी आपका भौतिकी के अंतर्गत ही आएगा। इसमें भौतिकी परिघटना में ही शामिल है। तो परिभाषा उसी से लेकर के आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि वे राशियां जिनका संबंध, वे राशियां जिनका संबंध भौतिकीय परिघटना से हो, भौतिकीय परिघटना से हो, कॉमा, जिन्हें संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, कामा, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए, भौतिक राशि हो गया। अब आप एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख दें। चलिए, एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपको, जैसे आपका हो गया दूरी, द्रव्यमान, बल, चाल हो जाएगा, समय हो गया इत्यादि। ऐसे ही आप अनेकों को लिख सकते हैं जिन्हें आप संख्या के द्वारा माप सकें। किन्हें नहीं लिख सकते, इनको आप यही ब्रैकेट में ही लिख दे रहे हैं, किन्हें नहीं लिख सकते। अर्थात ये आएंगे तो ये खतरनाक है। खतरनाक मतलब
इनका जो है किसी भी प्रकार से मापन आप संख्या के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं घृणा, प्रेम, उत्साह, उत्साह। चलिए और भी ऐसे हैं अनेकों जिनके लिए आप ये कहिएगा इन्हें भौतिक राशि नहीं कहा जाएगा। एक क्रॉस का चिन्ह लगा दे रहे हैं इसके अंदर ही, इन्हें भौतिक राशि नहीं कहा जाएगा। अब क्रॉस से ये मतलब नहीं समझिएगा गलत है, यहाँ पर क्रॉस केवल इसलिए लगाया गया इन्हें हम भौतिक राशियों में या भौतिक राशियों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो ये भी आपका भौतिक राशियां क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आप ये जानिए कि जो ये भौतिक विज्ञान है इसे मापन का भी विज्ञान कहते हैं। तो एक लाइन और आपके लिए यही लिख दे रहे हैं कि भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। चलिए अब आप इसका क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अगली स्लाइड पर चलते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आप जब तक यहाँ इरेज किया जा रहा है तब तक आप रिवाइज कर लें और अच्छे तरीके से देख लें इसमें कौन कौन सी परिभाषा हो गई। तो विज्ञान के लिए आपको बताए, फिर भौतिक विज्ञान जो है बता दिया गया, और इसी के साथ में आपको बता दिया गया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और कौन सा एग्जाम्पल लिया जाएगा कि वो भौतिक राशि में आएगा, और कौन से एग्जाम्पल को लेंगे तो भौतिक राशि में वो नहीं आएंगे। तो जो भी व्यक्ति के अंदर की मनोभावनाएं होती हैं, अतः घृणा, प्रेम, द्वेष, जो फीलिंग्स होती है, इन्हें हम लोग भौतिक राशियों में नहीं रखेंगे क्योंकि इन्हें संख्या के द्वारा मापा नहीं जा सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे मापन की ओर। हेडिंग आप डालें मापन, मापन। चलिए मापन के लिए पढ़ना है। चलिए मापन क्या चीज होता है। मापन में आप पहले ये समझिए कि जैसे किसी भी चीज को मापने के लिए आप जाते हैं किसी भी दुकान पर, तो ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शब्द ऐसा होता है या फिर एक मान ऐसा ले लिया जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही मान होगा। अब आप इस बात को समझिए क्या कहना है। जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और वहां पर कपड़ा आपने 2 मीटर लिया, तो उसने इतनी लंबाई का कपड़ा आपको दे दिया। पहली दुकान पर गए, दूसरी दुकान पर जाते हैं उस व्यक्ति ने केवल इतनी लंबाई का 1 मीटर का दे दिया। तीसरी पर जाते हैं, उसने कहा 1 मीटर में इतना कपड़ा आपको मिलेगा। चौथी पर आप जाते हैं तो कहता इतना ही मिलेगा। अब आप किस प्रकार से ये तुलना कर पाएंगे आखिर कौन से व्यक्ति के द्वारा मापा गया मान सही होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक सर्वसम्मति से एक मान निकाला, एक नाम दिया मात्रकों के लिए भी, राशियों के लिए भी, कि जैसे 1 किलोग्राम या फिर 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई इतनी ही होगी, आप इतना नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस राशि को जो मापी गई है इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में आप तब ये पहचान पाएंगे कि 1 मीटर जब मान ये होता है तो उसने हमारे साथ में छल किया है, अर्थात हमें कपड़ा जो है कम ही दिया है। तो जो भी आपका मापन होगा वह पदार्थ का होता है या भौतिक राशि का होता है, और जब भी भौतिक राशि को हम लोग लेंगे तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने निश्चित मानक दिया है कि 1 मीटर इतना लंबाई का होगा तो उतनी ही लंबाई का होगा। 1 किलोग्राम में इतना वजन चढ़ेगा तो वो वजन उतना ही लिया जाएगा। कि अब मान लीजिए आप वजन के लिए 1 किलोग्राम इतना दिया और अगले ने इतना ही दे दिया, अगले ने कहा हमारे पास तो इतना ही दिया जाएगा या इतना ही हमारे पास मिलेगा जिसमें 1 किलोग्राम की मात्रा शामिल होगी। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि कहीं किसी दुकान पर गए और वहां पर ज्यादा मिल गया, किसी दुकान पर गए कम मिल गया।
अब ये अलग बात है कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए हो सकता है 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 970 या 960 ग्राम ही दे। अब या तो वो उनकी चालाकी होगी या फिर उनके जो ये मापन के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उपकरण जो रखते हैं तौलने के लिए, तो उसमें या तो खराबी हो गई होगी। चलिए, तो आप ये जान पाए कि किसी भी चीज को मापने के लिए एक जो भी भौतिक राशि होगी उसके लिए एक मानक दिया जाएगा और उसी मानक के अनुसार ही हम चीजों को मापते हैं। जैसे 1 घंटे में जो है 60 मिनट, 60 अब 62 मिनट नहीं होगा 1 घंटे में। अब कोई है जो अपने यहाँ काम करवाना चाहता है, वो कह रहा कि आप चलिए हमारे यहाँ 1 घंटे काम कीजिए और 1 घंटे काम करने के लिए आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति गया, जो व्यक्ति काम करवा रहा है वह व्यक्ति ये चाहेगा ये हमारे यहाँ 2 घंटे काम कर दे या फिर 1 घंटे ज्यादा कर दे और हम पैसा उनको 1 ही घंटे का देंगे। लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है उनके पास भी टाइम देखने के लिए घड़ी होगा, मोबाइल होगा, वो भी देखेंगे, प्लस जो काम करवा रहे हैं वो भी देखेंगे। जब ये घड़ी बता रही है 1 घंटा पूरा हो गया, तुरंत ही वो काम को बंद कर देंगे। अब जो करवा रहे हैं वो चाहेंगे ज्यादा करें, वो कहेंगे 1 घंटे 20 मिनट हो गया, तब कहेंगे 1 घंटे माना जाएगा। तो ये उनके अनुसार नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने मानक रूप दिया है कि इतना ही सबके लिए होगा। 1 घंटे में 60 मिनट सबके लिए है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम सबके लिए होगा, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया जो है मापन के अंतर्गत आती है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जो निश्चित मानक रूप से होता है मान, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना ही आपको क्या बताएगा कि आप मापन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए कि किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित का मतलब जो पहले से फिक्स कर दिया गया, निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। चलिए, एक परिभाषा ये हो गया। अब आपके लिए एक परिभाषा और यहीं पर बना दे रहे हैं अभी नीचे, दूसरी परिभाषा। अब इसके लिए आप ये जानिए, तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब है कि 4 लोग किसी भी वजन को तौलिए तो सबका मान बराबर आना चाहिए। सब लोग तुलना करेंगे, इन्होंने इतना मापा, इन्होंने इतना मापा, अगले व्यक्ति ने इतना माप करके दे दिया, अगले ने अलग माप दिया। चारों लोगों का जो मान है वह समान होना चाहिए। इसका मतलब है आप मापन करके ही बता पाएंगे, नहीं तो देख करके ये जानकारी नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भौतिक राशि को मानक रूप में अध्ययन, ये जो तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कही गई है, इसे अब दूसरे रूप से हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कहीं पर आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं और 10 किलो आपको जो है सेब खरीदना है, और जो व्यक्ति दुकानदार है उसके पास में केवल 1 किलो एक बार में मापने के लिए यंत्र है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो दुकानदार है एक बार में वह 1 किलो का ही सामान अपने उस मतलब जिसके द्वारा वो तौलेगा उसमें वो रख सकता है। तो 1 किलो पहले तौलेगा, आपके झोले में डालेगा, दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अर्थात ऐसे 10 किलो तक वो पहुंचा लेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप मापन कराने के लिए गए थे या फिर जब वो माप रहा था, उसमें आपने जब 10 किलोग्राम का सामान कहा तो उसने 10 बार 1-1 किलोग्राम को रखा। अर्थात जो किलोग्राम ये मात्रक उपयोग हो रहा है द्रव्यमान के लिए, वह 10 बार आ रहा है। तो बता रहा है कि हम उसमें कितनी बार आए हुए हैं।
जो किलोग्राम है, जितना किलो लेंगे उतनी बार वो उसमें शामिल हो जाता है। यहीं से परिभाषा ये बना रहे हैं कि वह, हाँ, भौतिक विज्ञान, चलिए भौतिक विज्ञान के टॉपिक में हम लोग यहां से बना लें, मापन वह प्रक्रिया है या फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि, एक मिनट, लाइट की थोड़ी सी समस्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह पता किया जाता है या पता किया जाए, यह पता लगाया जा सके कि कोई राशि उसी प्रकार की या उसी प्रकार दी गई राशि का कितने गुना है, राशि का कितने गुना है। चलिए, तो यहाँ पर ये बता दिया गया आपको, हमने जो एग्जाम्पल बताया उसी से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि आपके जो है विद्यालय में जो भी मतलब सामान है उनकी संख्या के लिए आप तुरंत भौतिक राशि में दे देंगे। तो यहाँ पर आप केवल ये जानिए जो भी लंबाई मापने के लिए कही जाएगी उससे आपको एग्जाम्पल बता दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 4 मीटर की है। जब 4 मीटर की है, इसे आप तोड़ेंगे 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस ये हो जाएगा 1 मीटर। अर्थात ये जो आपका संख्या यहाँ पर आया है ये बता रहा है कि जो मीटर है वह इसमें 4 बार आया हुआ है, और यही चीज मापन करना, यही चीज बताना ही मापन कहलाएगा कि कोई जो राशि है वह उसमें कितनी बार आई हुई है, यही चीज ये बताएगा मापन। चलिए, तो मापन की परिभाषा भी हो गया। अब इसके बाद में आपको मापन करते समय 2 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या चीजें? एक तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी भौतिक राशि है उसका मात्रक क्या है, और इसी के साथ में आपको आंकिक मान भी जानना पड़ेगा। अर्थात 2 चीजें जाननी है, एक मात्रक जानना पड़ेगा और दूसरा आंकिक मान। आप यहाँ नीचे लिखेंगे कि मापन के लिए 2 बातों का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मापन के लिए 2 बातों का जानना, 2 बातों का जानना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। चलिए, कौन कौन सी बातें हैं उनको एक एक कड़ी में लेकर चलेंगे। पहले को हेडिंग बना के चलते हैं। पहला आपका यहां हो जाएगा मात्रक। पहला हो जाएगा मात्रक। आखिर ये मात्रक क्या होता है? मात्रक जो है एक ऐसा, या फिर आप ऐसे कहिए कि मात्रक एक ऐसा पद है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि हमने कौन सी भौतिक राशि का मापन किया है। जैसे मान लीजिए केवल कहीं पर लिख दिया जाए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है ये। अब ये सेकेंड ही तो आपके लिए मात्रक है, और सेकेंड जो मात्रक है ये कौन सी भौतिक राशि से आया है? तो वह भौतिक राशि समय के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है
2 एम्पियर। ये जो यहाँ पर एम्पियर लिखा गया है यही मात्रक है, और ये एम्पियर बता रहा है कौन सी भौतिक राशि को, ये पता चलेगा विद्युत धारा को बता रहा है। अर्थात जो आपका मात्रक है यह वह होता है जिसके द्वारा उस भौतिक राशि का पता लगा लिया जाता है कि कौन सी भौतिक राशि है। ऐसे मान लीजिए कहा किसी व्यक्ति ने हमने 4 न्यूटन का बल लगाया है, 4 न्यूटन का बल लगाया, तो ऐसी स्थिति बल वो ना बोले, केवल 4 न्यूटन कह दें तो आप तुरंत ये जान जाएंगे इसका मतलब है उन्होंने बल लगाया होगा, क्योंकि न्यूटन जो है मात्रक ये बल का होता है। अर्थात उस न्यूटन के द्वारा अर्थात मात्रक के द्वारा हम उसकी भौतिक राशि का जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ मात्रक के लिए बन जाएगा आपका परिभाषा। चलिए परिभाषा यहाँ पर बना दिया जाए। लिखेंगे कि जिसका उपयोग, या फिर ऐसे लिख दिए सीधे, इसका उपयोग, इसका उपयोग भौतिक राशि का या फिर भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए, भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह सर्वमान्य मानक होता है। सर्वमान्य मानक होता है। अब ये कौन सी लाइन जोड़ दी गई, अभी बताया नहीं गया। यहाँ सर्वमान्य मानक का मतलब है सभी के मानने के लिए वो मानक है, इतना ही सभी को मानना पड़ेगा, वही हमने यहाँ बना दिया है कि यह जो है सर्वमान्य मानक है। और ये भी कह सकते हैं इसके द्वारा या मात्रक के द्वारा किसी भी भौतिक राशि का पता लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। यहाँ लिखेंगे मात्रक के द्वारा किसी भी भौतिक राशि का पता लगाया जा सकता है, या लगाया जा, चलिए ठीक है, लगाया जा सकता है। चलिए अभी आपका हो गया मात्रक। इसके बाद में आंकिक मान पर चलेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए आंकिक मान है। अब इसमें आप ये देख लिए कि मापन जो है तुलनात्मक अध्ययन, एक परिभाषा यहाँ बताई गई, ये इसके बाद में दूसरी परिभाषा बताई गई। इसी प्रकार से मापन के लिए आपको बताया गया 2 बातों का जानना आवश्यक है। एक तो मात्रक है जिसको बता दिया गया, और दूसरा आपका हो जाएगा आंकिक मान, जिसे अभी आप जानेंगे। आंकिक का मतलब है संख्याओं से, और जो संख्याएं भौतिक राशियों को मापने के लिए उपयोग की जाती हैं उन्हें उनका परिमाण कहा जाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि का परिमाण हम उनके आंकिक मानों के द्वारा जान सकते हैं। अर्थात आंकिक मान के द्वारा किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को जाना जाता है। तो यही लिखेंगे। और परिमाण का मतलब है संख्या, जैसे 2 किलोग्राम ऐसे लिख दिया गया, 2 किलोग्राम, यही 2 आपका जो संख्या है यही आंकिक मान कहलाएगा, और यही इसी के साथ साथ उस भौतिक राशि के लिए परिमाण भी कहलाता है। चलिए तो इनके लिए हम लोग बनाएंगे कि भौतिक राशियों के परिमाण को, भौतिक राशियों के परिमाण को आंकिक मान कहते हैं।
चलिए सेंटेंस ठीक है। भौतिक राशियों के परिमाण को आंकिक मान कहते हैं, या फिर सेंटेंस को थोड़ा और बना दिया जाए, भौतिक राशियों के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए। थोड़ा सा परिभाषा मॉडरेट हो जा रही है। प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान का उपयोग किया जाता है। आंकिक मान का उपयोग करते हैं। चलिए बहुत बड़ा नहीं है, बस एक ही लाइन में बना दिए हैं कि जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनका जो परिमाण होता है उसी भौतिक राशि के परिमाण को ही कह दिया जाएगा, ये आंकिक मान कहलाएगा। अब एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसकी आगे की कड़ी बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए तो क्या आप समझेंगे, पहले एग्जाम्पल इसका। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है। माना आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं। किसी छड़ की लंबाई 20 मीटर है। चलिए अब यहां पर आप इसको जान लीजिए अलग से कि जो ये 20 मीटर आया हुआ है, इसमें जो ये 20 संख्या लिखी गई है, यह जो 20 संख्या है यही कहलाएगा आंकिक मान। आंकिक मान। और इसी के साथ में जो ये लिखा गया है ये आपका कहलाएगा मात्रक। ये जो मात्रक है और ये आंकिक मान है, मात्रक के द्वारा क्या पता चलेगा, उस भौतिक राशि का नाम। तो यहां लिख दिया जा रहा है शॉर्ट में भौतिक राशि। आंकिक मान जो है ये पता चल रहा है किसके द्वारा, परिमाण के द्वारा। अर्थात यही आपका परिमाण है, यही आपका आंकिक मान है। और जो ये मीटर है ये आपका मात्रक है और इस मात्रक के द्वारा भौतिक राशि का पता किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप इसके मात्रकों पर ध्यान से देखिए। किसी छड़ की लंबाई हमने कहा कि 20 मीटर है। जो ये मीटर आया है ये लंबाई का मात्रक है। इसी के साथ में इससे छोटे भी और मात्रक होते हैं जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यदि कहीं सेंटीमीटर की बात कर लिया जाए, यहाँ जब 20 मीटर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में ये तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। अर्थात आप ये कहेंगे कि जो लंबाई है वह जो है 2000 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऐसे जो लंबाई है यदि आप मिलीमीटर में लाएंगे तो 20,000 मिलीमीटर हो जाएगी। अब इन्हीं स्थितियों से आपको निष्कर्ष निकालना है और उसी निष्कर्ष से सूत्र बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेंगे और उस कॉन्सेप्ट से जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। कौन से न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए कहीं बल का मात्रक न्यूटन में दिया है, डाइन में परिवर्तित कर दीजिए। इनका उपयोग हम लोग आगे कर लेंगे। न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होगा जो आगे आने वाली कड़ी है। तो अब आप यहाँ जानिए और ध्यान से देखिए। मीटर बड़ा है, उससे छोटा है सेंटीमीटर, उससे भी छोटा है मिलीमीटर। अर्थात मात्रक को हमने बड़े से छोटे में लाया, अर्थात घटाते चले आए हैं। लेकिन आप आंकिक मानों को देखिए, पहले 20 था, यहाँ 2000 हो गया, यहाँ 20,000 हो जा रहा है। अब आप निष्कर्ष ये निकालिए कि मात्रक को, जो ये लंबाई का मात्रक दिया है, इसे हमने धीरे धीरे क्या किया, 2-3 स्टेप में छोटा करते गए, लेकिन इनके जो आंकिक मान है वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आंकिक मान होता है, भौतिक राशि का जो आंकिक मान है, वह उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह उल्टा कार्य कर रहा है, मात्रक को घटा रहे हैं, आंकिक मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल लेंगे नोट।
चलिए नोट में पहला नंबर यहां लिखेंगे। पहला नंबर क्या हो जाएगा, सीधे यहां पर कह सकते हैं भौतिक राशि में, भौतिक राशि के मापन में, के मापन में जो ये आपका, चलिए यहां पर आंकिक मान ये बता ही दिए हैं कि जो ये आपका आंकिक मान होगा, हाँ भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान, आंकिक मान सदैव, सदैव मात्रक के, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इस चीज को आप जान चुके हैं, इसको हटा दिया जा रहा है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब इसे आप बनाइए व्युत्क्रमानुपाती में, तो ये कहेंगे आप कि आंकिक मान, आंकिक मान प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहां पर 1/में मात्रक। अब आप यहां देखिए, जब इन दोनों का गुणा कराया जाएगा तो मान आपको हमेशा संख्या के रूप में मिलेगा, और संख्याएं जो है अचर कहलाती हैं, और अचर का मतलब है जिसका मान नियत होता है, अर्थात जो मान कभी नहीं बदलता। यहां से एक विशेष स्थिति दूसरी भी बन रही है कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। इसे भी लिख लेंगे यहां दूसरे पॉइंट में। पहला पॉइंट हो गया, इसके बाद में दूसरा पॉइंट, आंकिक मान, आंकिक मान तथा, तथा मात्रक, मात्रक का गुणनफल, गुणनफल सदैव नियत, नियत होता है। चलिए नियत होता है, इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं यहां पर स्थिति में कि आंकिक मान गुणे मात्रक है। यहां आप कह सकते हैं आंकिक मान गुणे मात्रक बराबर यहां आपको मिल जाएगा सीधे नियतांक। अब इसी की कड़ी को आगे जोड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास में दो अलग अलग जो है भौतिक राशियां रहे, दो भौतिक राशियां हों और दोनों जो है अलग अलग हों। पहली भौतिक राशि के मात्रक को मान लिया जा रहा है u1 और दूसरी भौतिक राशि का मात्रक मानेंगे u2। पहले वाले भौतिक राशि का जो ये आंकिक मान होगा उसे n1 मानेंगे और दूसरी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होगा उसे n2 मानेंगे। चलिए इन सब बातों को लिख दिया जाए जिससे आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तीसरा नंबर, माना दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं, दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक क्रमशः u1 व u2 हैं तथा इनके आंकिक मान क्रमशः n1 व n2 हैं, n1 व n2 हैं। तब चलिए क्या मिलेगा, अभी आपको हमने ऊपर बताया है आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव जो है ये नियत रहता है, अर्थात नियतांक के रूप में पाया जाएगा।
कभी ये परिवर्तित नहीं होगा। तो हमने दो भौतिक राशियां माना है, दोनों भौतिक राशियों में जिनके मात्रक मान लिए गए हैं u1 और u2। इसी के साथ में हमने आंकिक मान उनका जो है n1 पहले का और n2 जो है दूसरे का मान लिया। तो आप सोचिए कि पहली भौतिक राशि जो है उनके आंकिक मान और मात्रक का गुणा करा दीजिए, बराबर हो जाएगा दूसरी भौतिक राशि का आंकिक मान और फिर उसका मात्रक का। तो आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आप n1 गुणे u1, n1 गुणे में u1 बराबर n2 गुणे में u2, अर्थात आप सीधे लिख सकते हैं n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2। आप दोनों को कह सकते हैं एक ही है। तो अब ये आपका जो है यहाँ पर ये जो इसका कॉन्सेप्ट था ये समाप्त हुआ। आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ें। अब आपको जानना क्या है, आगे की कड़ी आपको जाननी है मूल राशियां एवं मूल मात्रक, और इसी के साथ में क्लास को ओवर कर दिया जाएगा। इसको आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो रिवाइज करते समय। आपके नोट्स के लिए ही इतनी चीज़ें सब लिखी जा रही हैं, नहीं तो जो ये इतना समय लग रहा लिखने के लिए, इसको केवल आपको समझा करके छोड़ दिया जाता, बाकी नोट्स आप खुद से ही बनाते हैं। लेकिन आप इस मेहनत को जो है समझिए कि मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से, और मेहनत करेंगे तो फिजिक्स अच्छे से आएगी भी। चलिए, तो आपको आगे जानना है मूल राशियां एवं मूल मात्रक। हेडिंग डालिए, मूल राशियां, मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल राशियां क्या, मूल शब्द ही ये बताता है कि एकदम से निचला हिस्सा, जैसे कहते हैं मूल जड़। मूल मतलब जहां से उसके बनने की शुरुआत हो, जैसे नींव कहते हैं, मकान को बनाना हो नींव तैयार करेंगे, वही सबसे मजबूत होना चाहिए, वही मूल कहलाएगा। अर्थात जो भी राशियां ये आएंगे, इसमें ये ऐसी राशियां होंगी जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ये राशियां किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष ये निकल गया कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, इन्हें जो है मूल राशियां कहते हैं, और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाएगा। चलिए परिभाषा यहाँ लिखेंगे, परिभाषा यहाँ बना लेंगे कि वे राशियां जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में या भौतिक राशि के पदों में, भौतिक राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें चलिए मूल राशियां कहते हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, ये राशियां किसी दूसरी
राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। निर्भर नहीं होती हैं। चलिए, तो ये आपका मूल राशियां हो गया। अब आप मूल राशि में इनकी संख्या को देखेंगे तो 7 होती है। तो चलिए, मूल मात्रक की पहले परिभाषा बना लिया जाए। तो मूल राशियां जो हैं ये आपका जो होंगे उनका मात्रक भी पाया जाएगा। तो कहेंगे मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये नीचे लिख लेंगे, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। चलिए, मूल मात्रक कह दिया जाएगा। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी मतलब मूल राशियों और मूल मात्रकों की संख्या। यहाँ लिख देंगे, इनकी संख्या 7 होती है। 7 होती है। चलिए, अब 7 को लिखने के लिए 2 कॉलम आप बनाइए। चलिए, तो कॉलम यहाँ बना दिया जाए। कॉलम आप यहाँ पर बना दीजिए। 2 कॉलम बनाइएगा। 2 कॉलम या 3 बना दीजिए, क्योंकि एक में क्रम संख्या लिख दिया जाएगा। पहला वाला आप कॉलम बना लीजिए क्रम संख्या हो जाएगा। इसमें हम लोग नामांकन कर देंगे 1 से लेकर के 7 तक। इसके बाद में आप यहाँ रख दीजिए मूल राशियाँ। दूसरे वाले में मूल राशियाँ हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर चलिएगा तो तीसरे वाले में आप लिख लीजिए मूल मात्रक। ये आपका मूल मात्रक हो जाएगा। चलिए, एक एक नंबर लिखते चलिए। 1 हो जाएगा, इसके बाद में 2 हो जाएगा, इसके बाद में 3, ऐसे नंबरिंग आप कर लीजिए 7 तक। 6 हो गया, इसके बाद में 7 मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर पहले नाम को आप देखेंगे तो पहले आपका जो होता है लंबाई, एक एक को यहाँ लिखते चलेंगे। पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा लंबाई। जो ये लंबाई है मूल राशि है, इसका मात्रक हो जाता है मीटर। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। दूसरा आपका है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है वह किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद में समय। समय का जो मात्रक होता है वह होता है सेकंड। ऐसे ही आपको मिलेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर हो जाएगा। इसी के साथ में ताप आपको मिलेगा। ताप का जो मात्रक होता है वह आपका केल्विन कहलाता है। इसके बाद में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक जो है कैंडेला कहलाता है। कैंडेला हो जाएगा। इसके बाद में आपको अंतिम में मिलेगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो होता है मात्रक वह कहलाएगा मोल। तो ये आपका जो है मूल राशि है 7, और ये आपका मूल मात्रक हो जाएगा। तो आप इसका भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बढ़िया से। इसके बाद में ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोग इसका अपना नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, रिवाइज भी करते चलिएगा। अब नए लेक्चर में नए हेडिंग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।